इसराइल पर 400 मिसाइलों से हमला। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस में दर्जनों धमाके सुने गए। पूरा इसराइल वार्निंग सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा। इसराइली शहरी खौफ के मारे बंकरों में जा छुपे। इसराइली मीडिया का कहना है ईरानी हमलों से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पनाह के लिए भागते हुए गिरने से कुछ अफराद को मामूली चोटें आई हैं। ईरानी पासदारान इनक़िलाब का कहना है इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला ले लिया। इसराइल में अहम अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज तनसीबा नुकसानात छुपा रही है। जवाबी कार्रवाई की गई तो हमारा रद्देमल ज्यादा तबाहकुन होगा। ईरानी सरकारी टीवी ने दावा किया है कि इसराइल पर दागे गए 80% मिसाइलों ने अपने अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान इसराइल की तरफ से किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। तल अबीब में फायरिंग के वाक़े में 10 इसराइली मारे गए। जो बाइडेन का अमरीकी फौजियों को इजराइल का दिफा करने का हुक्म। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी सदर और नायब सदर कमाला हैरिस ने ईरानी हमले की निगरानी की। अमरीकी फौजियों को इजराइल की तरफ आने वाले मिसाइल मार गिराने का हुक्म दिया। जो बाइडेन ने अमरीकी कौमी सलामती का इजलास भी तलब कर लिया। उधर तर्जुमान इजरायली फौज का कहना है कि इजराइल का फजाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर फाल है। ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना होगी। हिजबुल्लाह और लेबनान की तरह ईरान भी इस हमले पर पछताएगा। यह हमला संगीन था और इसके नताइज होंगे। ईरान पर जवाबी हमला बर वक्त होगा। वक्त और जगह का तयन हम करेंगे। इजराइल ने अपने शहरियों को बंकरों से निकलने की हिदायत कर दी। अपनी फजाई हुदूद को भी खोल दिया। मशरक़ वस्ता में कशीदगी उरूज पर पहुंच गई। इसराइली जंगी काबीना का इजलास तरफ उर्दन, लबनान और इराक ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। पीआईए ने अपनी परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। उर्दन की फ़ौज भी हाई अलर्ट हो गई। शहरियों से घरों में ही रहने की अपील। तर्जमान उर्दन फ़ौज का कहना है ममलुकत की सलामती को लाहिक ख़तरे के मुकाबले के लिए तैयार है। उधर इराकी मुज़ाहमती तंजीम का कहना है अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो इराक में अमरीकी अड्डे हमारा हदफ होंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस खित्ते में कशीदगी पर परेशान। कहते हैं मशरक़ वस्ता में हालात बिगड़ रहे हैं। ईरानी हमले के बाद सलामती काउंसिल ने भी इजलास तलब कर दिया। इजराइल फोर्सेस ने बर्बरियत के लिए लेबनान को नया हदफ बना लिया। लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में फजाई हमले जारी। ताज़ा हमलों में कम अज़ कम 95 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी। इजरायली फोर्सेस ने लेबनान के अंदर ज़मीनी कार्रवाई शुरू करने का दावा कर दिया। इजरायली फोर्सेस का कहना है कि गुज़िश्ता महीनों में दर्जनों बार लेबनान के अंदर कार्रवाई करके सुरंगों को तबाह किया। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इजराइल के ज़मीनी हमले के दावे की तरदीद कर दी। उधर रूस ने इजराइल से लेबनान से फौज वापस बुलाने का मुतालबा कर दिया। इसराइली फोर्सेस का गजा में मजलूम फलस्तीनियों पर ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल। गजा में रिहाइश गाहों पर बमबारी से 37 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस का कहना है उसने हमास के कमांड मराकज़ पर हमला किया। दूसरी तरफ हमास ने इसराइली फौज के दावे को मुस्तरद कर दिया। फलस्तीनी महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक एनक्लेव के 8 तारीखी पनाह गजीन कैंपों में से एक नसीरात में 2 घरों पर इसराइल ने हमला किया। दोनों हमलों पर इसराइली फौज का फौरी तौर पर तबसरे से गुरेज। लगता है आर्टिकल 63A का फैसला तहरीक दम-ए-एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। जब आइन में लिख दिया गया ना अहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। एक तरफ राय दी गई मुनहरिफ रुकन डी सीट होगा, दूसरी तरफ कहा गया कि नाहली की मुद्दत का फैसला पार्लियामेंट करे। ये तो तजाद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा दम-ए-एतमाद में अगर वोट गिना ही न जाए तो वज़ीर आज़म हटाया ही नहीं जा सकता। अगर अरकान का वोट तक गिना नहीं जा सकता तो क्या किया जाएगा? कि आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला इनके आर्टिकल 95 और 136 के बरखिलाफ नहीं। चीफ जस्टिस के सवाल पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कहा जी बिल्कुल ये फैसला आर्टिकल 95 और 136 के बरखिलाफ है। फैसले में कहा गया इनहिराफ करप्ट प्रैक्टिस जैसा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हम कौन होते हैं किसी के ज़मीर का फैसला करने वाले। दौरान समाअत बानी पीटीआई के वकील अली जफर की नजरसानी अपीलों की मुखालफत वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने नजरसानी अपील की हिमायत कर दी।
जस्टिस मंसूर अली शाह का भी आर्टिकल 63 नजर ثانی बेंच का हिस्सा बनने से इनकार। जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर के इनकार के बाद बेंच की दोबारा तश्कील। जस्टिस नईम अख्तर अफगान 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा बन गए। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मजहर आलम बेंच में शामिल हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अफगान पर 5 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए। जजेस कमेटी मीटिंग में जस्टिस मंसूर अली शाह का इंतजार किया गया, लेकिन उनके इनकार के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में शमूलियत की दरख्वास्त भेजी गई, लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशन बरकरार रखी। मैं नहीं चाहता दूसरे जजेस को डिस्टर्ब किया जाए, इसलिए नईम अफगान को नए लार्जर बेंच में शामिल कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में अब कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। समाअत के आगाज में पीटीआई वकील अली जफर ने बेंच पर एतराज उठा दिया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आप बैठ जाएं, आपको बाद में सुनेंगे। आईनी तरमीम की जिद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों ही मोहतरम हैं। मुझे कोई मसला नहीं, इन दोनों जजेस में से कोई भी आईनी अदालत में बैठे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार से खिताब। कहा, जो आइन कहता है वो आपको मानना पड़ेगा। जो आईनी अदालत को नहीं मानता वो सियासत और प्रैक्टिस छोड़ दे। अपोजिशन कहती है इस्लाहात करें मगर जस्टिस फायजीसा को नहीं लगाना। भाई हमें कोई एतराज़ नहीं, जैसे मर्जी लगाएं, मेरा नहीं आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। आप अपने खानदान वालों और दोस्तों को जज बनाना चाहते हैं, बंद कमरे में बैठकर एक दूसरे से सेटिंग करते हैं। आप चाहते हैं फैसले होते रहें और हम शिकायत भी ना करें। आप किसी वज़ीर आज़म को निकालें और हम चूं तक ना कर सकें। मुल्क के साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर आईनी अदालत होती तो क्या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का फैसला आता? मुजव्वज़ा आईनी तरामीम को हर तरह से नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, MNAs को कहा गया है वो पार्टी के मुजाहिरों में शरीक ना हो। सेनेटर्स को महफूज रखने के लिए शिबली फराज को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूबाई असम्बली मेंबरान जलसों और एहतजाज के इंतजाम कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर को हटाने की बात नहीं की। मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में एहतजाज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक में एहतजाज पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने डी चौक एहतजाज की कॉल वापस लेने का क़यादत का पैगाम पहुँचाया। बानी पीटीआई ने डी चौक एहतजाज की कॉल वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पीटीआई रहनुमाओं ने तजवीज़ दी थी लाहौर, मियांवाली, फैसलाबाद और बहावल नगर के एहतजाज की कॉल दी हुई है। इस पर तवज्जो देनी चाहिए और अगले हफ्ते डी चौक पहुँचना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक पर लश्कर कशी की तो कानून हरकत में आएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात की वार्निंग। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अदा तारड़ ने कहा, पीटीआई मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहती है। 10 वज़रा, गाड़ियों और सरकारी बंदों के साथ इनकलाब नहीं आता। अली अमीन ने इनकलाब लाना है तो खैबर पख्तूनख्वा में तालीम और सेहत के शोबे में लाएं। सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके विफाक पर लश्कर कशी किसी सूरत नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से खिताब को बहुत पजीराई मिली। फ़लस्तीनी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाजू पकड़कर कहा कि आप हमारे भाई हैं। पीटीआई एहतजाज से निमटने के लिए पंजाब हुकूमत का पिंडी फार्मूले का इतलाक। चिन्नौट, मियांवाली, झंग, फैसलाबाद और बहावलपुर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। ज़िले इंतज़ामिया की सिफारिश पर मियांवाली में रेंजर्स की 2 कंपनियां भी तैनात की जाएंगी। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक मियांवाली में 7 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज, फैसलाबाद और बहावलपुर में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 लगाई गई है। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों का मंसूबा नाकाम हुआ। कौम ने गुज़िश्ता बरसों में गिरोह की नाअहली की वजह से मुश्किलात काटी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इजहार तशक्कुर। कहा महंगाई की शरह 6.9% होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पॉलिसी रेट कम होने से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान से ट्रैकोमा के खात्मे का ऐलान तारीखी है। ट्रैकोमा की तरह मुल्क से पोलियो और हेपेटाइटिस का खात्मा भी ज़रूरी है। पांच IPPs को 20 अरब रुपए की मुतनाज़िया अदायगियां शुरू। गन्ने के फोक से बिजली बनाने वाले 5 प्लांट्स को 8 अरब 20 करोड़ रुपए की पहली एक किस्त अदा कर दी गई। IPPs को 2018 से अदायगियां ईंधन की लागत की मद में हुई। गन्ने के फोक से बिजली पैदा करने वाले 8 प्लांट्स की कुल पैदावार सलाहियत 259 मेगावाट है। उधर गन्ने के फोक से बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट्स की मनमानियां। सेनेट की तवानाई कमेटी इजलास में गन्ने के फोक का यकसा निर्ख न होने का इंकशाफ सामने आ गया। कुछ प्लांट्स के ईंधन निर्ख $356 फी टन और कुछ का $75 फी टन है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी ने कहा उनके पास IPPs की अदायगी से मुतालिक मालूमात नहीं, कल दफ्तर जाऊंगा तो मालूम करके बताऊंगा। मौलाना फजलुर रहमान से मुमताज़ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। सरबराह JUI ने कहा उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद और इत्तेफाक मुश्तरका हदफ है। डॉक्टर जाकिर नाइक यहाँ मेहमान नहीं मेज़बान है, ये उनका अपना घर है। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा मौलाना फजलुर रहमान की उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की काविशों को सराहता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक से भी मिले। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। हेडलाइंस आपने जानी। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बाबर आजम ने पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम की कप्तानी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। कहते हैं इस टीम की क़यादत करना एजाज़ की बात है। अब वक्त आ गया है कि मैं इस्तीफा दूं और अपने किरदार पर तवज्जो दूं। बाबर आजम ने कहा कप्तानी उनके लिए फ़ायदा तजुर्बा रहा, अपनी कारकर्दगी को तरजीह और बैटिंग से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहता हूँ। अपडेट करते चले अहम खबर से। बाबर आजम ने कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ दी है। एहतिशाम उल हक इस बारे तफसील देंगे। एहतिशाम, किन वजूहात पर बाबर आजम ने इस्तीफा दिया? जी बिल्कुल, बाबर आजम जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे, व्हाइट बॉल टीम के, अब व्हाइट बॉल टीम ने अभी पाक इंग्लैंड सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना था, जो कि हमेशा से किसी भी कप्तान के लिए मुश्किल होता है। तो मेरा ख्याल है प्रीएम्प्ट किए बाबर ने और उन्होंने इस दौरे को अवॉइड करने के लिए जो है वो अपनी कप्तानी छोड़ी है। और अगरचे उनका यही कहना है कि वो अपनी तवज्जो बैटिंग पे देना चाहते हैं, लेकिन पहले भी कई एक बार उनसे जब कहा गया कि वो कप्तानी छोड़ के सिर्फ बैटिंग पे तवज्जो दें तो उनका कहना था कि मुझे कप्तानी और बैटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं बैटिंग कर रहा था तो मैं उस वक्त सिर्फ बैट्समैन होता हूँ और जब मैं फील्डिंग में तो उस वक्त मैं कप्तान होता हूँ। तो अब एकदम से उनको ये एहसास हुआ और उन्होंने जो है वो सोशल मीडिया पे पैगाम छोड़ के तो अपनी कप्तानी से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें अभी कप्तान नामजद करना था, लेकिन उन्होंने बेहतर जाना है कि सीरीज से कबल ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये मौका मिल जाए कि वो नए कप्तान की तलाश शुरू कर दें। बाबर आजम के बारे में कहा जा रहा था कि वो ज़हनी तौर पर वर्ल्ड कप के बाद अदम इत्मीनान का शिकार थे, चूँकि बाद खिलाड़ियों ने उनके साथ तावन नहीं किया था और वर्ल्ड कप में काफ़ी खराब कारकर्दगी रही थी, जिसके बाद बाबर जो थे वो दिल बर्दाश्ता थे और आखिरकार उन्होंने जो है वो अब व्हाइट बॉल की कप्तानी से भी इस्तीफा दे दिया है। आपको याद होगा कि वे गुज़िश्ता साल भी ऐसा कर चुके हैं, उन्होंने टेस्ट भी कप्तानी छोड़ी थी, व्हाइट बॉल की कप्तानी छोड़ी थी, जिसके बाद शाह मसूद को टेस्ट का कप्तान बनाया गया था, लेकिन बाबर को बरकरार रखा गया, दोबारा फिर से बनाया गया कप्तान। अब उन्होंने एक बार फिर से इस्तीफा दे दिया। अब देखना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है किसको अब कप्तानी के लिए चुनता है। जी सही, बहुत शुक्रिया एहतिशाम उल हक।